હવે આજે આપણે કુત્તે કી વફાદારી જે એકમ છે ધોરણ 7ની અંદર हिंदी में एना विषे જોવાનું है। आपके पुस्तक में दी गई कहानी पढ़िए और समझिए। प्रवृत्ति 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखें। ये चित्र कहानी की नींव रखते हैं। आपको यह चित्रों को देखकर एक नई कहानी बनानी है। कुछ बातें ऐसी भी होगी जो आप अपने आप सोचकर लिखेंगे। तो અહીં નીચે दिए गए चित्रों को देखें। આપણા ચિત્રોને જોવાના છે। ये चित्र कहानी की नींव रखते हैं। एक कहानी એટલે કે વાર્તા એનો પાયો છે। आपको यह चित्रों को देखकर नई कहानी बनानी है। આ ચિત્રોના આધારિત આપણે એક નવી કહાની બનાવવાની છે। તો અહીં એક કહાની એટલે કે એક વાર્તા બનાવી છે। તમે સાંભળો અને આ જ રીતે તમારે પણ તમારા શબ્દોની અંદર એક વાર્તા બનાવવાની છે। તો અહીં મેં બનાવી છે वार्ता, तमे सांभळो। एक छोटा सा गांव था। उसमें एक किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेत में जा रहा था। रास्ते में उसने एक सांप को देखा। सांप उसकी ओर देखकर खड़ा रहा। वो किसान जानवरों को बहुत प्रेम करने वाला था। उसने अपने घर जाकर उस सांप એટલે કે घर से दूध लाकर उस सांप को पिलाया और फिर वो सांप चला गया। अब एक दिन की बात है। एक दिन की एक रींछ उस किसान को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। वहां पर वो सांप मौजूद था। उसने उस किसान को पहचान लिया कि उसने उसको दूध पिलाया था और तुरंत ही वो सांप उस रींछ के पीछे भागा और रींछ को वहां से भगा दिया। इस तरह उसने उस किसान की जान बचाई। तो तमारे पण आज रीते वार्ता तमारा शब्दों में बनावानी छे। कंईक अलग विचारीने वार्ता बनावानी छे। पछी आपणे आगळ जोईए। स्वयं प्रयत्न कीजिए। तो पाठ 3 में आए कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन का अर्थ लिखे और वाक्य में प्रयोग करें। तो पहलो मुहावरो है कोई चारा न होना तो कोई विकल्प न होना। अपनी पास कोई विकल्प न हो तो एने शू कहवाय, कोई चारा न होना। तो एनु वाक्य प्रयोग करिए तो मेरे पास घर चलाने के लिए एक भी पैसा न था, इसीलिए मजूरी करने के अलावा मेरे पास कोई चारा न था। तो आ रीते आपणे वाक्य प्रयोग करी सकीए छीए। बीजो छे आव देखा न ताव એટલે कुछ भी न सोचना। एम गमे तेवी परिस्थिति आव न देखा ताव, कुछ भी न सोचना। मनु ने धंधे में प्रगति करने के लिए न आव देखा न ताव, बस मेहनत करी। एम त्रीजो छे मार खा जाना तो पराजित हो जाना। एनो वाक्य प्रयोग थशे महेश और नरेश के बीच लड़ाई हुई तो बड़ा भाई मार खा गया। एना पछी आपणे जोईए प्रवृत्ति 2, नीचे कुछ लिंग आधारित शब्द लिखे, उसकी जोड़ी का शब्द लिखिए। तो अभिनेता तो एटले के एक्टर तो एक्ट्रेस एटले ते अभिनेता तो अभिनेत्री। ए ज रीते आपणे गाय होय तो गायनी सामे आपणे बेल, मोर होय तो मोरनी, घोड़ा होय तो घोड़ी, राजा होय तो रानी, देवतानी सामे देवी, नागनी सामे नागिन, शिक्षकनी सामे शिक्षिका, कुत्तानी सामे कुतिया, शेरनी सामे शेरनी। तो आ रीते आपणे लिंग आधारित शब्द लखवाना छे। दोस्तों, हम यहाँ संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, એટલે કે કોઈ પ્રાણી, વ્યક્તિ और स्थान એનું નામ એટલે કે એની સૂચિત करने वाली જે સંજ્ઞા હોય એને व्यक्तिवाचक संज्ञा કહેવાય। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर जाति में બધા જ डॉक्टर આવી જાય तो ये रीते डॉक्टर जाति। मनुष्य तो मनुष्य एक जाति है तो एने जातिवाचक संज्ञा कहेवाय। उदाहरण तरीके
नर्मदा अमरकंटक पर्वत से निकलती है। तो ये नर्मदा है એ નદીનું નામ છે માટે એને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય। પર્વત, પર્વત એ જાતિવાચક શબ્દ છે, પર્વત ઘણા બધા હોય। सभी छात्र आज देर से आए, तो छात्र ए बधा, छात्र तो घણા બધા હોય માટે છાત્ર એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે। તો આ રીતે આપણે સંજ્ઞા, તો એમાં વ્યક્તિવાચક संज्ञा અને जातिवाचक संज्ञा विषे सीख्या। एना पछी नीचे दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अलग कीजिए और इसके अलावा हर एक के 5-5 उदाहरण दीजिए। तो अहीं जे शब्दों आपेला छे भारत, हिमालय, नदी, गाय, सैनिक, पर्वत, पेड़, कुत्ता, एनी व्यक्तिवाचक संज्ञा अने जातिवाचक संज्ञानी अंदर आपणे विभाजित करवानुं छे। तो सौथी पहला जोईए कि व्यक्तिवाचक एटले कोई व्यक्ति, स्थान के एने विशेनी माहिती होय, नाम होय। तो भारत ए देश एक ज छे, तो एक भारत देशनुं नाम छे माटे एने व्यक्तिवाचक थयुं। हिमालय आखी दुनिया में एक ज छे माटे हिमालय थशे, ए व्यक्तिवाचक थशे। ए ज रीते हवे आपणे जोईए कि जातिवाचक, तो नदी, गाय, सैनिक, पर्वत, पेड़, कुत्ता ए बधा जातिवाचक छे। केम के नदी तो घणी बधी होय, गाय पण घणी बधी होय माटे जातिवाचक, गाय जाति आवी जाय, नदी आखी जाति आवी जाय, सैनिको पण घणा होय, पर्वतो पण घणा होय, पेड़ पण घणा होय। जो पेड़नी जग्याए आपणे લીમડો के नीम का पेड़ लख्युं होय तो पछी ए व्यक्तिवाचक नाम आवे, परंतु અહીં पेड़ लख्युं એટલે ए जातिवाचक आवशे। एना पछी कुत्ता, तो कूतरा तो घणा बधा होय ने, એટલા માટે એ જાતિવાચક શબ્દ આવશે। હવે આપણે એના સિવાયના, તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, લાલ કિલ્લો, મુંબઈ, અમિતાભ બચ્ચન, ગુજરાત, તો આ રીતે ઘણા બધા એવા નામ છે કે જે વ્યક્તિવાચક નામ છે। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आखी दुनिया में एक है, लाल किल्लो पण मुंबई, सीटीનું नाम मुंबई ए पण आखी दुनिया में एक है मुंबई, अमिताभ बच्चन गुजरात, गुजरात में आपणुं राज्य पण एक है। तो आ रीते आपणे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं पण घणी बधी छे, ए ज रीते जातिवाचक संज्ञाओं पण घणी बधी छे। शहेर, तो शहेर घणा बधा होय, शिक्षक घणा बधा होय, लड़का मतलब घणा बधा होय, माता बधी ज माताओ होय, डॉक्टर पण घणा बधा होय। तो आ बधा जातिवाचक शब्दों छे, तो ये तमारे लखवाना छे। एना पछी आपणे बीजो एकम छे कथनी और करनी। तो आपके पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़िए और समझने का प्रयत्न कीजिए। तो तमारे तमारी चौपड़ीनी अंदर जे पाठ आप्यो छे वाँचो अने समझो। प्रवृत्ति 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अहीं एक फकरो आपेलो छे, तो आपणे वांचवानो छे। महानगरों में भीड़ होती है, समाज या लोग नहीं बसते। भीड़ उसे कहते हैं जहाँ लोगों का जमघट होता है। लोग तो होते हैं, उनकी छाती में हृदय नहीं होता। सिर होते हैं लेकिन उनमें बुद्धि या विचार नहीं होते। हाथ होते हैं लेकिन उन हाथों में पत्थर होते हैं विनाश के लिए। यहाँ हाथ निर्माण के लिए नहीं होते। यह भीड़ एक अंधी गली से दूसरी अंधी गली की ओर जाती है, क्योंकि भीड़ में होने वाले लोग का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। सारे अनजान लोग इकट्ठा होकर विनाश करने में एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि जिन इमारतों, बसों या रेलों में यह तोड़ फोड़ के काम करते हैं वह उनकी नहीं होती और ना ही उनमें सफ़र करने वाले उनके अपने होते हैं। महानगरों में लोग एक बिल्डिंग में पड़ोसी के तौर पर रहते हैं, लेकिन यह पड़ोस संबंध रहित होता है। पुराने जमाने में दही जमाने के लिए लोग जामन मांगने पर पड़ोस में जाते थे। फ्लैट में फ्रिज है, इसलिए जामन मांगने की जरूरत नहीं रही। सारा पड़ोस, सारे संबंध इस फ्रिज में फ्रीज हो गए हैं। तो आप फकरो आपणे वाँच्यो। आना उपरथी आपणे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। पहलो प्रश्न है गद्यांश का एक शीर्षक दीजिए। तो तमारे तमारी रीते तमने जे पसंद आवे ए शीर्षक आपवानुं छे। तो अहीं मैं शीर्षक आप्युं छे भागदौड़ भरी जिंदगी।
बीजो प्रश्न है, महानगरों में भीड़ होती है, समाज या लोग नहीं बसते। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो महानगर में लोग ज़्यादा संख्या में नज़दीक रहते हैं, लेकिन वो लोग आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते। तीजो प्रश्न, भीड़ में बुद्धि या विचार नहीं होता, ऐसा कौन सी बात तो स्पष्ट होता है। जब किसी जगह भीड़ इकट्ठी होती है तब वहाँ विनाश और तोड़फोड़ होती है, तो इस बात से स्पष्ट होता है। चौथा प्रश्न, जमघट और समाज में क्या अंतर होता है। जमघट यानी भीड़, छाती में हृदय नहीं होता और सर में बुद्धि नहीं होती। समाज, तो समाज जहाँ लोगों के बीच आपस में भाईचारा होता है, तो यह अंतर होता है जमघट और समाज में। एना पछी, फ्रिज आने से क्या हानि हुई है। तो फ्रिज आने से घर में जामन जो दही बनाने के काम आता है वो किसी के घर लेने जाना नहीं पड़ता, क्योंकि सबके घर में जामन होती है, जिससे पड़ोसियों से निकटता घटी है। तो इस तरह फ्रिज आने से हानि हुई है। प्रवृत्ति 2, कथनी और करनी। पाठ का संक्षेप करके अपने शब्दों में लिखिए। तो અહીં ગ્રીન અક્ષરની અંદર લખ્યું છે આજના સમયનું। तो आज के ज़माने में सब लोग की कथनी और करनी में फ़र्क पड़ गया है। लोग जो बोलते हैं वह आचरण नहीं करते। जैसे आज के नेता लोग चुनाव के दौरान कई वादे करते हैं लेकिन उसे निभाते नहीं है। तो आ हालना समयनी बात है। અને પાઠની વાત કરીએ संक्षेप में, तो इस पाठ के हिसाब में एक आदमी ने अपने बाग में बोर्ड लगाया था कि फूल तोड़ना मना है, और वही आदमी जाते समय फूल तोड़ता है। तो ये कथनी और करनी में फ़र्क है। उसका उदाहरण है, एक बस में लिखा था कि यहाँ धूम्रपान करना मना है, लेकिन उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर धूम्रपान करते थे। तो ये 2 उदाहरण कथनी और करनी के हैं।